सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आज हम थोड़ी विलंब से क्लास में उपस्थित हुए हैं। पिछले क्लास में जिस टॉपिक को हम देख रहे थे वह संभवतः गांधी इरविन का समझौता था और इस कड़ी में हमने 3 गोलमेज सम्मेलन को देखने का कार्य किया था और आज की कक्षा में हम उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। मैंने कराची अधिवेशन से कक्षा की शुरुआत करने की बात कही थी। वॉइस क्वालिटी को जरूर चेक कर लीजिए एक बार कि सही जा रही है कि नहीं। कोई एक अभ्यर्थी रिप्लाई कर दें। ठीक है, ठीक है। आज की क्लास को हम कराची अधिवेशन से आगे बढ़ाएंगे। यदि हम 1919 से लेकर 1930 के काल को देखें तो इस काल को भारतीय आधुनिक इतिहास में उथल पुथल का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में हम देख पाते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने अपना नया रूप दिखाया, उसके बाद कांग्रेस का विभाजन भी एक तरह से हुआ ही था विचारधाराओं के आधार पर। कई गुट बन गए, उसमें स्वराज पार्टी का गठन होना, गांधी का पुनः सक्रिय हो जाना, कानपुर अधिवेशन, उससे पहले बेलग्राम अधिवेशन। इसके बाद हम देख पाते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में से केवल दूसरे वाले में गांधी के होने से गांधी की महत्ता का पता चलना, ठीक है, और पूना पैक्ट जैसे मुद्दे। तो इन सभी बिंदुओं को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कई बार बनती है, कई बार टूटती है, मुस्लिम लीग कई बार साथ आता है, कई बार अलग हो जाता है, और गांधी की जो छवि है वो इतनी बड़ी छवि है अब कि लगभग कांग्रेस को भी अब पता चल गया है और ब्रिटिश सरकार को भी पता चल गया है कि यदि गांधी जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो वो मामला बनेगा नहीं। तो इन्हीं सब के आधार पर जब 1900 आपने पढ़ा था कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसमें कोई समझौता नहीं हो सका। गांधी जी वापस लौट आए और उसके बाद कहते हैं कि 1932 में पूना पैक्ट की नौबत आ गई। तो कराची अधिवेशन का संबंध उसी से है। तो आज के टॉपिक को लिख लीजिए। हेडिंग में लिख लीजिए कराची अधिवेशन 1931। कराची अधिवेशन 1931, 1931। यहां से आज की कक्षा की हम शुरुआत करेंगे। पहला पॉइंट लिख दीजिए। 31 मार्च 1931 को 31 मार्च 1931 को 31 मार्च 1931 को कांग्रेस का अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। अब इस अधिवेशन की क्या खास बातें रही? तो पहली बार इस अधिवेशन में ऐसा हुआ कि मूल अधिकार की बात की गई। इसको ध्यान में रखेंगे। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की बात की गई। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, इन 2 बिंदुओं पर इसी में चर्चा की गई। इसको लिख लीजिए। पहली बार इस अधिवेशन में मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की बात की गई। पहली बार इस अधिवेशन में मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की बात की गई। ठीक है।
इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए क्या है कि क्योंकि गांधी तो कद्दावर नेता थे ही, लेकिन कई बार उन्होंने कांग्रेस का समर्थन भी किया और कई बार कांग्रेस के बाहर भी गए। गांधी अपने विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति थे। वो मान के चलते थे कि यदि कांग्रेस मुझसे संतुष्ट है तो मेरी बात मान लेगी, और यदि कांग्रेस को मेरी बात नहीं माननी है तो नहीं माने, हम अपनी विचारधारा पर चलेंगे। इस समय भी एक ऐसी घटना हुई। इस समय भी गांधी का खूब विरोध किया गया। कहा गया कि इसी व्यक्ति के कारण, सभी लोग लाइव में आ जाइए, इसी व्यक्ति के कारण गांधी इरविन समझौता नहीं हुआ, इसी व्यक्ति के कारण गोलमेज सम्मेलन का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, तो यही सब कारण रहे। अब ध्यान रखिएगा, जब पहली बार मूल अधिकार की बात की गई, आर्थिक नीतियों की बात की गई, तो फिर से एक बार कहा गया कि गांधी को शामिल ही मत करो, बिना गांधी के काम करके देखो। तो गांधी का विरोध किया कांग्रेस ने। जब गांधी का विरोध किया तो गांधी ने भी एक बात कही। गांधी ने कही कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए अगले पॉइंट में। लिखिए, इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी का विरोध हुआ। इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी का विरोध हुआ। इस अधिवेशन के दौरान गांधी जी का विरोध हुआ। विरोध हुआ, परंतु गांधी जी ने कहा, परंतु गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे सभी लोग, गांधीवाद नहीं। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। आपने देखा कि 1929 में पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी कड़ी में 1931 में पहली बार कांग्रेस ने स्वराज शब्द का अर्थ समझाया कि स्वराज क्या होता है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, इसका अर्थ समझाया। इसको भी लिख दीजिए। पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित कांग्रेस ने किया। पहली बार पूर्ण स्वराज को परिभाषित कांग्रेस ने किया। पूर्ण स्वराज को परिभाषित कांग्रेस ने किया। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे। अब हम चलते हैं फिर से इन दो बातों पर। ये जो मूल अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है, ये दो विशिष्ट बातें हैं कराची अधिवेशन की। लेकिन ये प्रारूप बनाया किसने था? तो इसे बनाने वाले थे पंडित जेल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय। लिख दीजिए नोट में। देखिए, कराची अधिवेशन के दौरान मूल अधिकार कराची अधिवेशन के दौरान मूल अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारूप, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एम.एन. रॉय ने तैयार किया। जेल नेहरू और एम.एन. रॉय ने तैयार किया। अति महत्वपूर्ण बातें हैं। अब ध्यान देंगे, देखिए मेन जो मुद्दा था वो मुद्दा अंबेडकर के कारण फंस रहा था, गांधी के कारण नहीं फंस रहा था। गांधी इस पक्ष में नहीं थे कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की जाए।
गांधी कहते थे कि सबका विकास साथ में होगा, किसी के लिए कुछ पृथक नहीं होगा। लेकिन एक तरफ मन ही मन मुस्लिम लीग और दूसरी ओर अंबेडकर, ये इस विचारधारा पर अड़े हुए थे कि एक तो दलित का अलग प्रतिनिधित्व बनाओ और दूसरा कि एक इस्लामिक राष्ट्र अलग से बने। ये दोनों के मन में अलग अलग विचारधाराएं चल रही थी और गांधी इसके मध्य में आ रहे थे। तो जब गांधी इरविन समझौता में बात नहीं बनी तो गांधी जी वापस लौट आए। लेकिन अब जाकर ये एहसास होने लगा था कांग्रेस को और कई वरिष्ठ नेताओं को कि अंबेडकर को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दलित समाज का भारत में एक बड़ा हिस्सा रहा है। आज भी दलित समाज का जो हिस्सा है वह सवर्ण की आबादी से ज्यादा है, तो उसको केंद्र में रखा जाना चाहिए था। और उनके नेता गांधी नहीं थे, दलितों के नेता अंबेडकर थे। एक और भी थे, M.N. राजा नाम था उनका शायद, वो भी थे। तो इस तरह के नेता दलित के पक्ष में थे, तो उसको भी छोड़ना संभव नहीं था। तो अंत में जाकर गांधी इरविन समझौता की जो बात हुई उसे कांग्रेसियों ने संपुष्ट करने का कार्य किया और बाद में जाकर एक मीटिंग हुई और मीटिंग में गांधी अम्बेडकर बैठे और 1932 में पूना समझौता हुआ। उसको हम आगे देखेंगे। लिख दीजिए इस पॉइंट को। देखिए, कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को संपुष्टि प्रदान की गई। कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को संपुष्टि प्रदान की गई। संपुष्टि प्रदान की गई। अब एक नए नेता के तौर पर लोकप्रिय हो गए थे सुभाष चंद्र बोस। पहली बार कराची अधिवेशन में ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की क्षमता और लोकप्रियता से जनता को परिचित कराया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं और इनके पास जो राजनैतिक एकीकरण की शक्ति है वह अन्य किसी नेता में नहीं है। इस लाइन को भी मेंशन कर लीजिए। लिखिए, इस अधिवेशन में ही सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की लोकप्रियता एवं सम्मान के विषय में बतलाया। गांधी की लोकप्रियता एवं सम्मान के विषय में बतलाया। सम्मान के विषय में बतलाया। ठीक है। अभी तक सुभाष चंद्र बोस गांधी के समर्थक हैं और 1942 तक रहे लगभग, लेकिन 39 के बाद से इनका मोह भंग होने लगा था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब मैं कुछ नोट्स आपको लिखवा देता हूं, 3-4 बातों को एक साथ संग्रहित करके लिख लीजिए। देखिए नोट में फर्स्ट पॉइंट, साइमन कमीशन का रिपोर्ट। साइमन कमीशन का रिपोर्ट, इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। जून 1930, साइमन कमीशन का रिपोर्ट जून 1930। ठीक है। दूसरा लिखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930। नवंबर 1930। दूसरा लिखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेक्स्ट तीसरा नंबर होगा शायद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर टू 1 दिसंबर 1931, 1931। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932।
ठीक है, इस नोट को एक साथ संकलित करके ध्यान में रखेंगे कौन सी घटना कब हुई थी। तो 31 में कराची अधिवेशन की अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम चलेंगे 1932 में, और अब हम ईस्वी वार देखेंगे, 32, 33, 34, इस तरह से 47 तक पहुंच जाएंगे और इतिहास अपने अंतिम दौर में होगा। हेडिंग में लिखिए 1932। 1932, 1932। अब इस साल क्या सब हुआ? इस साल जो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी कम्युनल अवार्ड की घोषणा। इस साल जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना थी वो थी कम्युनल अवार्ड की घोषणा, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैकडोनाल्ड की घोषणा भी कहते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मैकडोनाल्ड कौन थे। कौन थे मैकडोनाल्ड? वेरी गुड, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए पृथक क्षेत्र की व्यवस्था की बात कही गई थी। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, लिख लीजिए। देखिए 1932 की दो महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, 1932 की दो महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, दो महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक कम्युनल अवार्ड है। तारीख भी लिख देंगे ब्रैकेट में, 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। ठीक है, अब जैसे कि ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राज करो की नीति में भरोसा करती थी, और इसका जो एक दूसरा पक्ष है वो ये भी है कि अंबेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए अलग से क्षेत्र बने। उनका मानना था कि जो आम हिंदू हैं उनके साथ दलितों का उद्धार नहीं हो सकता। दलित बहुत पीछे थे उस समय में, 1000 साल से वो पीछे चल रहे थे विकास के दौर में। तो अंग्रेजों ने अंबेडकर की इस विचारधारा का फायदा भी उठाया, और भारत के समाज का एक बड़ा वर्ग जो कि अंबेडकर के साथ होने के कारण अंग्रेज के साथ भी था इस मामले में। एक तरफ बीच में कभी कभी मुस्लिम लीग भी आ जाया करता था। तो ये त्रिकोण उस समय बना रहा। और ध्यान रखिएगा, जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई तो गांधी ने कहा कि ऐसा होने नहीं देंगे। गांधी ने आमरण अनशन किया, गांधी को उठाकर यरवदा जेल में डाल दिया गया। फिर बाद में जब गांधी का स्वास्थ्य खराब होने लगा तो फिर कुछ लोगों ने मिलकर गांधी को समझाया, फिर गांधी को निकाला गया। कहा कि कोई रास्ता नहीं है, अंबेडकर के साथ बैठकर मीटिंग कर ही लीजिए, क्या हो जाएगा, कुछ सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो हो जाएंगी, देखा जाएगा, बाद में सुधार लेंगे इसको। बाद में सुधारा नहीं, बाद में फिर क्या किया, उसे आरक्षण का रूप दे दिया, वो भी कुछ साल के लिए दिया था। फिर बाद में क्या किया, उसको एक्सटेंशन देते चले गए। आज आरक्षण क्या है, राजनीतिक मुद्दा के रूप में देखा जाता है। तो इतिहास जो किसी चीज़ का होता है वो किसी आवश्यकता के बिंदु से आरंभ होता है, नीड्स के कारण शुरू होता है, लेकिन जो वर्तमान हो जाता है उसका एक समय के बाद वह लाभ पर आश्रित हो जाता है कहीं ना कहीं। इसको भी ध्यान में रखना है। हम आगे चलेंगे, लिख दीजिए इसमें, लिखिए इस अवार्ड में दलितों के लिए, इस अवार्ड में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इस अवार्ड में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, जिसमें सीटों की संख्या 71 निर्धारित की गई, जिसमें सीटों की संख्या 71 निर्धारित की गई। ठीक है, 71 को कभी नहीं भूलेंगे। बाद में बढ़ के 147 हुआ था, उसको आगे लिखवा देंगे, वो भी याद रखेंगे। क्यों हुआ उसकी चर्चा भी करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यरवदा जेल में, पूना में है, यरवदा जेल में गांधी ने इसके विरोध में कई बार आमरण अनशन किया। पुणे के यरवदा जेल में गांधी ने इसके विरोध में कई बार आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किया। ब्रैकेट में 20 सितंबर 1932, 20 सितंबर 1932 आमरण अनशन किया। ठीक है। अब चूंकि गांधी तो प्रण ले चुके थे कि हम अंबेडकर के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे और देश को बंटने नहीं देंगे इस आधार पर, लेकिन बाद में जब गांधी का स्वास्थ्य खराब होने लगा तो महामना मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और जयकर, इन लोगों की मध्यस्थता में गांधी को पूना पैक्ट मानना ही पड़ा, जो अंबेडकर पहले से कहते आ रहे थे। इसको भी मेंशन कर दीजिए। देखिए, गांधी की बिगड़ती तबीयत को देखकर मदन मोहन मालवीय, गांधी के बिगड़ते तबीयत को देखकर मदन मोहन मालवीय, कॉमा राजेंद्र प्रसाद और जयकर के मध्यस्थता में 26 सितंबर 1932 को 26 सितंबर 1932 को 32 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। ठीक है, पूना समझौता हुआ। करना ही पड़ा, बात माननी ही पड़ी। बात नहीं मानने का कोई चारा नहीं बच गया था, क्योंकि कम्युनल अवार्ड अपने आप में ही एक ऐसा घोषणा था जिसका विरोध कोई कर नहीं सकता था। सरकार से लड़ना पड़ता है, इसके लिए संभव नहीं था। कभी आपसे पूछ सकता है किस पर साइन किस किसने किया, तो याद रखेंगे दलितों की ओर से भीमराव अंबेडकर ने किया और अन्य हिंदुओं की ओर से महामना मदन मोहन मालवीय ने किया। महामना मदन मोहन मालवीय, याद रखेंगे, 4M लिख दीजिए। देखिए, इस पर हस्ताक्षर, इस पर पूना पैक्ट पर इस पर हस्ताक्षर दलितों की ओर से, इस पर हस्ताक्षर दलितों की ओर से डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किया, जबकि अन्य हिंदुओं की ओर से हस्ताक्षर महामना मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जो समझने के लायक है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसको भी समझ लीजिए। जब, चूंकि अंबेडकर एक ऐसे समाज से आते थे जिस व्यक्ति ने दलितों के अपार कष्ट को देखा था, और इसमें कोई संशय की बात नहीं कि दलित की स्थिति बहुत खराब थी, जरूरत भी थी। तो पूना पैक्ट में यह कहा गया कि 71 से बढ़ाकर जो दलितों का निर्वाचन क्षेत्र है वो 147 कर दिया जाए। ठीक है, चूंकि उनके क्षेत्र ज्यादा थे तो वहां उसी कैटेगरी से कोई नेता बनना चाहिए। तो इस पर बात हुई और इसी समझौते में, पूना पैक्ट में, जो कम्युनल अवार्ड के 71 आरक्षित क्षेत्र थे वो बढ़कर 147 हो गए। लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि इस समझौते के बाद
अति महत्वपूर्ण है कि इस समझौते के बाद इस समझौते के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 हो गई। 71 से बढ़कर 147 हो गई। नहीं भूलेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरह से बदलाव हुआ, देश किस तरह से आगे बढ़ा। देखिए पॉइंट को ध्यान में रखकर चलना है। अब सुनिए, इसके बाद क्या पूछ सकता है आपसे, तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें सर्वाधिक सीट किन किन क्षेत्रों में दलितों को मिले। तो बंगाल में सबसे अधिक मिला, इसको ध्यान रखेंगे। मद्रास में सबसे अधिक मिला, उसके बाद बिहार में मिला 30, 30, 18 लिख दीजिए इसी के नीचे। इसमें सबसे अधिक मद्रास 30, मद्रास में 30 सीट मिले दलितों के लिए। बंगाल में भी 30 सीट मिले। और नंबर 3 पर था बिहार। बिहार में 18 सीट मिले। इसको हर हाल में याद रखने डेटा वाइज, ये ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना है। जो आज का पार्लियामेंट है, जिसको केंद्रीय विधानमंडल भी कहते हैं, उसमें से सामान्य कोटे से 18% सीट काटकर दलित कोटे में जोड़ दी गई। इसको भी साथ में लिख दीजिए। देखिए इस पैक्ट में पैक्ट माने समझौता होता है। इस पैक्ट में केंद्रीय विधानमंडल में इस पैक्ट में केंद्रीय विधानमंडल में से 18% सीट लेकर 18% सीट लेकर दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, 18% सीट लेकर दलितों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए स्थिति क्या बन गई देश में। 147 सीटें रिजर्व हैं। अब एक बात ध्यान में रखना है, इसके बाद गांधी जी काफी बदल गए। गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि दलित समाज को स्पेशल रूप ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, उसके साथ क्या होना चाहिए, विशेष सौहार्दपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। उस समाज को अधिक सहयोग की जरूरत है, ऐसा गांधी को लगने लगा। और उसके बाद गांधी ने कई संस्थाएं बनाई, जिसको अभी हम लिख लेंगे, अगले पॉइंट में लिख लेंगे। लिख दीजिए अगला बिंदु। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने अछूतों के लिए इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने अछूतों के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में घनश्याम दास बिरला को चुना गया। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में घनश्याम दास बिरला को चुना गया। घनश्याम दास बिरला को चुना गया। ठीक है। इन सभी बातों को आत्मसात करके रखेंगे। देखिए आगे चलकर एक एंटरिम कैबिनेट बना था, अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, जिसमें श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। वो आगे लिखवा देंगे। जगजीवन राम ने दलित वर्गों का एक अलग संघ बनाया था, इसको भी लिख लीजिए। लिखिए इस कड़ी में अंतरिम सरकार के श्रम मंत्री, इस कड़ी में अंतरिम सरकार के श्रम मंत्री जगजीवन राम ने दलित वर्गों का संघ बनाया। अब ध्यान रखिएगा, एक फेडरेशन के बारे में कई बार पूछा जाता है, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ठीक है, किसने बनाया? अंबेडकर ने बनाया। लिख दीजिए, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन अंबेडकर ने बनाया। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन अंबेडकर ने बनाया। अंबेडकर ने बनाया। ठीक है। अब देखिए, गांधी और अंबेडकर के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। इसका एकमात्र कारण था कि आरंभ में जो गांधी ने अंबेडकर का विरोध कर दिया था, तो अंबेडकर को ऐसा लगता था कि ये केवल हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन्हें अन्य वर्णों से कोई लेना देना है नहीं, मुस्लिमों का भी प्रयोग कर रहे हैं राजनीति में केवल, और दलितों पर तो इनका कोई ध्यान ही नहीं है। ये सब अवधारणा अंबेडकर के मन में आ गई थी उस समय। तो अंबेडकर और गांधी दूरी बनाकर रखते थे। और जब अंबेडकर ने ये बनाया तो इस उपलक्ष्य में AISCF, इस उपलक्ष्य में अंबेडकर ने एक बात कही थी। अंबेडकर ने कहा था कि गांधी जी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, समाज के स्तर को ऊंचा नहीं उठाते हैं, ऐसे ही गर्दा उड़ा देते हैं और धूल में गायब हो जाते हैं। आप में से कितने अभ्यर्थी से सहमत हैं? जवाब दें। अंबेडकर के इस कथन से कितने लोग सहमत हैं? सही कहा था कि नहीं कहा था? एकदम सही कहा था। आप देखेंगे गांधी ने ऐसे ही 1921 में ऐसा धूल उड़ाया 20 में, फिर बाद में पता चला कि यह भूल थी, तो एक घटना खोजने लगे कि कौन सी घटना हुई कि इसको बंद करें, और 1922 में संयोग से चौरी चौरा जैसी एक घटना मिली और बंद कर दिया। तो ऐसा गांधी आवेश में कई बार कर चुके हैं। शुरू तो कर लेते हैं लेकिन संभलता नहीं है उनसे, और जब नहीं संभलता है तो फिर बीच का रास्ता भी कई बार निकाल लेते हैं। जोशीले नेता है, ध्यान रखिएगा। तो अंबेडकर की यह बात भी चरितार्थ होती है उस जगह पर। लिख दीजिए। देखिए, इस अवसर पर अंबेडकर ने गांधी के बारे में कहा, अगला पॉइंट, इस अवसर पर अंबेडकर ने गांधी के बारे में कहा, अंबेडकर ने गांधी के बारे में कहा, कि गांधी क्षणिक भूत हैं। गांधी क्षणिक भूत हैं, क्षणिक भूत की भांति लिखिएगा, हैं को काट दीजिए, क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं,
गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, लेकिन समाज के स्तर को नहीं उठाते हैं। ठीक है। एक संस्था है जो एम राजा ने बनाई थी। देखिए, एम राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की नींव रखी। एम राजा ने ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की नींव रखी, ब्रैकेट में 1926। इसको भी अलग से याद रखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार हम 1931 और 32 के वर्ष में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं को देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद लिखिए हेडिंग में 1933, इसमें क्या हुआ। 33-34 सामान्य वर्ष है, इसमें बहुत कुछ तो नहीं हुआ। अपने गलत निर्णयों को वापस जरूर लिया गया जो इतिहास में लिया गया था। 1933, ठीक है। अब इसको समझिए। गांधी जी ने इसी तरह से सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर ली थी। बाद में सविनय अवज्ञा ने अच्छा रूप भी पकड़ा था, लेकिन कतिपय कारणों से उसको भी रोकना ही पड़ा। लास्ट में गांधी इरविन समझौता की बात आ गई। तो ध्यान रखिएगा, मई 1933 में कांग्रेस ने डिसीजन लिया कि अब सविनय अवज्ञा को रोक देना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा चरण भी था। हम लिखवाए थे आप सभी को। पहला चरण तो था ही, बात नहीं बनने पर, इरविन के साथ समझौता नहीं होने पर गांधी जी ने उसका दूसरा चरण भी शुरू कर दिया था। और दूसरा चरण कहां से शुरू किया, ये आप में से कोई बताएंगे? कौन बताएंगे? लिखवाए हैं, कोई जवाब नहीं है। कॉपी देखिए सभी लोग, इस तरह की तैयारी से काम नहीं चलेगा। अपनी कॉपी पलटा के देखिए और बैक करके देखिए कहां पर हुआ था, देख के बताइए। कोई जवाब नहीं, जल्दी। अभी तक उत्तर नहीं मिला है। सविनय अवज्ञा का द्वितीय चरण कहां शुरू हुआ था? ज्योति कुमारी जी, आदित्य जी, कहां शुरू हुआ था? 2 मिनट का समय है, अपनी अपनी कॉपी पलटा कर देखिए वापस से। सविनय अवज्ञा में जाके देखिए, आपने रिवाइज नहीं किया है इसको। सन्नाटा पसर गया। ये सभी के लिए होमवर्क है। सविनय अवज्ञा को कल ध्यान से पढ़ के आएंगे। एक तो आप ही का राज्य है, उसमें उस व्यक्तित्व को कम से कम जरूर देख कर आइए, किसने शुरू किया। मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा ठीक से पढ़िए। मैं मूल बातों पर आ जाता हूं। सविनय अवज्ञा के 2 चरण थे, लिखवा दिया था। इरविन के समझौता के बाद जब गांधी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो उसमें एक तो बिहार ही है आपका, और प्रांतों को देखिए, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखवा दिए हैं प्रॉपर कि किसने शुरू किया था वहां पर। हम आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा को 1933 में स्थगित करने का निर्णय लिया गया और 34 में पूर्ण रूप में समाप्त भी कर दिया गया। लिख दीजिए 33 में। महत्वपूर्ण है कि 1933 मई 1933 में सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया गया।
सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया गया, जबकि जबकि 1934 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चौंतीस में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखिए हेडिंग में 1934, 1934, 34। अब देखिए 34 से एक नए व्यक्ति लाइमलाइट में आते हैं जिनका नाम है जयप्रकाश नारायण, जेपी आंदोलन के प्रवर्तक। और मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि आज जो बिहार में कद्दावर नेता हैं, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये सब जेपी के छात्र रह चुके हैं, जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। उसी आंदोलन से उभरे और वहीं से जाकर राजनीति में कदम रखा, वहीं से राजनीति का आरंभ किया, शुरुआत किया। तो जयप्रकाश एक बड़े व्यक्तित्व हैं और आज भी बिहार में तो खैर उनके विषय में देखिएगा कि पटना एयरपोर्ट का नाम ही जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अस्पताल है। ठीक है, तो इतिहास में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण स्थान रखता है उस व्यक्ति के नाम से बहुत कुछ बाद में बनाया भी जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि 34 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिहार सदैव ही राजनीति के केंद्र में रहा करता था। लिख दीजिए इसको अगले पॉइंट में। उल्लेखनीय है कि 1934 में 1934 में नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण 34 में नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी दल की पहली बैठक पटना में हुई, जिसके कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश नारायण थे, जिसके संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। जिसके संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, इसको नहीं भूलेंगे, याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन नवंबर 1934 में कांग्रेस के समाजवादी दल की नीतियां और कार्य प्रणाली को बंबई में तय किया गया। ठीक है, एक नोट मैंने आपको लिखवाया था, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, एम राजा। यदि कभी एम राजा का नाम ना हो तो उसके संस्थापक के रूप में डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम टिक करना है। एक बार नोट में जाके आप प्लस कर दीजिए, एम राजा प्लस डॉक्टर बी आर अंबेडकर, वहां कर दीजिए। कई बार होता है कि एम राजा का नाम लुप्त कर देता है, चूंकि साथ में अंबेडकर ही थे तो वही उत्तर हो जाएंगे, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए एक नई पार्टी की तरह कांग्रेस समाजवादी पार्टी अब सामने आ रही है, सोशलिज्म का विचारधारा लेकर आ रही है सामने।
बम्बई में इसकी नीतियां बनी, इसकी पॉलिसीज बनी कि कैसे यह काम करेगा, इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। एक आध नोट लिख लीजिए इसके बाद, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। नोट नंबर 1 में लिखिए, देखिए बिहार समाजवादी पार्टी बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में, बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 में 1931 में गंगा शरण सिंह, गंगा शरण SHARAN, गंगा शरण सिंह कौमा रामानंद मिश्र रामानंद मिश्र कौमा फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा एवं छोड़ दीजिए, कॉमा लिखिए पहले, कॉमा एक दो और नाम है, फूलन प्रसाद वर्मा कॉमा राम वृक्ष वेनीपुरी, प्रसिद्ध लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया। ठीक है, कॉपी के सबसे शीर्ष पर लिखिए, सबसे टॉप पर लिखिए, जयप्रकाश दिवस 12 अप्रैल 1946 को मनाया गया। जयप्रकाश दिवस 12 अप्रैल 1946 को मनाया गया, जब उन्हें लाहौर जेल से रिहा किया गया, जब उन्हें लाहौर जेल से रिहा किया गया। ठीक है, इतनी बातें आप समझ चुके होंगे। थोड़ी गूढ़ बातें हैं, क्योंकि नाम ही है आधुनिक भारत। आज के भारत की छवि को गढ़ने में इन सब निर्णयों की अहम भूमिका रही है। अब हम क्या देखते हैं कि इन सभी घटनाओं के बाद जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो उसके कंक्लूजन के तौर पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम की बात कही गई। एक ऐसा अधिनियम होना चाहिए जिसका स्वरूप अखिल भारतीय होना चाहिए, प्रांतों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। और जब यह अधिनियम बना तो हम देख पाते हैं कि आज भी भारत के वर्तमान संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम के 2/3 अंश को लिया गया है। इसे लागू किया गया था 1937 में। इस बात को परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। तो यदि आपसे कभी पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष क्या निकला, तो आप कह सकते हैं कि तीनों का निष्कर्ष 1935 निकला, 1935 का अधिनियम निकला, जिसका स्वरूप अखिल भारतीय था। और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी। लिख दीजिए अगले पॉइंट में, लिखिए, उल्लेखनीय है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट के आधार पर तीनों गोलमेज सम्मेलन के रिपोर्ट के आधार पर 1935 में 1935 में भारत सरकार अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको, पारित हुआ।
1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ जिसकी दो मुख्य विशेषताएं थी, जिसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। जिसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला, अखिल भारतीय संघ का निर्माण। अखिल भारतीय संघ का निर्माण। और दूसरा, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता। इस कड़ी में एक बात और भी ध्यान रखने के लायक है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव भी हुआ था 37 में, 2 साल के बाद जब ये लागू हुआ था। तो आप अगले पॉइंट में इस चीज को भी लिख देंगे, इस तथ्य को भी लिख देंगे। देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने हेतु, प्रांतीय स्वायत्तता को लागू करने हेतु 1937 में 1937 में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ। प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ। प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ। ठीक है। अब जब ये इलेक्शन हुआ 37 में, तो देश के 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। इसको भी मेंशन करना आवश्यक है। इसी में लिख दीजिए, जिसमें कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। जिसमें कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण बहुमत मिला। जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। अगला पॉइंट देखिए, 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 3 प्रांतों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। जैसे बंबई, असम, दूसरा में असम और उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत। अब कहां कहां कांग्रेस ने झटका खाया, कहां कहां कांग्रेस गिर गई, औंधे मुंह गिर गई। तो लिखिए, 3 प्रांतों में कांग्रेस को विशिष्ट सफलता नहीं मिली। अगला पॉइंट, 3 प्रांतों में कांग्रेस को विशिष्ट सफलता नहीं मिली।
3 प्रांतों में कांग्रेस को विशिष्ट सफलता नहीं मिली। बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध। बंगाल, पंजाब और सिंध। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस ने जुलाई 1937 में छह प्रांतों में तथा बाद में उत्तर पश्चिम प्रांत और असम में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना की। ठीक है, 2 ऐसे जगह थे जहां कांग्रेस की पकड़ नहीं बन पाई, इसको भी लिख दीजिए अगले पॉइंट में। देखिए, पंजाब तथा बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ठीक है, पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। नोट लिख लीजिए इसके बाद। नोट में लिखिए, एनसीईआरटी के अनुसार 11 जुलाई 1937, जुलाई लिखिएगा, 11 काट दीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार जुलाई 1937 में ग्यारह प्रांतों में से 7 प्रांत 11 प्रांतों में से 7 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। 11 प्रांतों में से 7 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस की सरकार बनी। अगला बिंदु लिख लीजिए। अब पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, क्योंकि दोनों जगह गैर कांग्रेसी सरकार बनी। तो पंजाब में एक पार्टी थी, क्या नाम था उसका, पंजाब की पार्टी का, कौन बताएंगे? यूनियनिस्ट पार्टी। देखिए, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नायक हयात खान। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नायक हयात खान, कौमा बंगाल में कृषक प्रजातंत्र पार्टी के फजलुल हक, बंगाल में कृषक प्रजातंत्र पार्टी के फजलुल हक और जिन्ना ने मिलकर सरकार बनाई। ठीक है, तो 2 प्रांत ऐसे रहे, पंजाब और बंगाल, जहां कांग्रेस की नहीं चली, वहां नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बन गई। कैसे बनी, तो हयात खान को याद रख लेंगे।
फजरूर को याद रख लेंगे और जिन्ना को याद रख लेंगे। इन तीनों की तिकड़ी ने पासा पलट दिया दोनों जगह। अब इसी समय ये वो काल है जो कि अभी हम 1935 के आसपास हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 के मध्य हुआ था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो फिर से ब्रिटिश सरकार ने बिना कांग्रेसी मंत्रिमंडल से पूछे, जबकि अब सरकार में कांग्रेस थी, तब भी सरकार से नहीं पूछा और बिना पूछे हुए भारतीय संसाधनों का उपयोग उसमें किया, जिससे कांग्रेस मंत्रिमंडल काफी खफा हुई, नाराज हुई और कांग्रेस ने हार कर इस्तीफा दे दिया। कहा कि इस सरकार के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, पूर्ण आजादी की बात करने लगे। लिख दीजिए, लिखिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों को झोंकना, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय संसाधनों को झोंकना, भारतीय संसाधनों को झोंकना ब्रैकेट में बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर, ब्रैकेट बंद, बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर एक ऐसी घटना साबित हुई, एक ऐसी घटना साबित हुई जिसके कारण, एक ऐसी घटना साबित हुई जिसके कारण 22 अक्टूबर 1939 को 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। इसी में पैराग्राफ बदल कर लिख दीजिए अगला बिंदु, इसी के साथ साथ इसी पॉइंट में, यद्यपि बिहार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर, बिहार में राजनीतिक बंदियों की रिहाई को लेकर मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया था। नोट में लिख दीजिए अगला पॉइंट, लिखिए, केवल संयुक्त प्रांत की सरकारों ने काश्तकारी बिल को पास किया था। केवल संयुक्त प्रांत की सरकारों ने काश्तकारी बिल को पास किया था। केवल संयुक्त प्रांत की सरकारों ने काश्तकारी बिल को पास किया था। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, देखिए मुस्लिम लीग पहले से ही एक अलग रास्ता बना रहा है। बंगाल को जिन्ना ने पकड़ लिया, उधर मुसलमानों ने क्या किया, पंजाब को पकड़ लिया। अब आप इस कड़ी में देखेंगे कि जब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार में, देखिएगा, सरकार के साथ सरकार चला रही थी, तब भी जब बात नहीं सुनी गई तो नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। इससे क्या हुआ, मुस्लिम लीग बहुत प्रसन्न हुआ, कहा कि ये अच्छी बात हुई, और मुस्लिम लीग ने इस अवसर पर मुक्ति दिवस मनाया, जो अपने आप में ऐतिहासिक है और दिखाता है कि भारत कभी से एक नहीं हो पाया था, सदैव ही 2-3 गुटों में बटा हुआ था। इसको भी लिख दीजिए। कांग्रेस के इस्तीफा से मुस्लिम लीग ने खुशी में
22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया। आगे चलेंगे। अगला पॉइंट लिख लीजिए। कांग्रेसी मंत्रिमंडल 28 महीने तक चली। बाईस, हाँ ठीक है, मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब टोटल कांग्रेस मंत्रिमंडल कहां तक चला? 28 महीने चला था। इसको लिख लिया आपने, 28 महीने चला। एक आध बात और लिख दीजिए। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट है पीरपुर रिपोर्ट, और दूसरा था शरीफ रिपोर्ट। क्या था ये? तो कांग्रेसी मंत्रिमंडल में मुसलमानों की शिकायत से संबंधित था, ठीक है। लिख दीजिए, इनका संबंध कांग्रेसी मंत्रिमंडल में मुसलमानों की शिकायत से है, शिकायत से था। इसको नोट कर लीजिए। इनका संबंध कांग्रेसी मंत्रिमंडल में मुसलमानों की शिकायत से था। ठीक है। अगले कक्षा को 1937 से हम देखेंगे, जिसमें कई और बातें ऐड करेंगे। और 37 से लेकर 1947 तक अब 10 वर्ष का केवल सफर बचा है। इस सफर का अध्ययन कर लेंगे और इतिहास का यह खंड समाप्त हो जाएगा। आज मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। अगली कक्षा सोमवार को होगी और मंडे की क्लास में हम इस खंड को और आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट वीक में मैं उम्मीद करता हूं कि एक नए विषय को हम शुरू करने की स्थिति में होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।